Welcome to Microbio Hub with Nidhi. Today we will be discussing about history of microbiology. उससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होते हैं। Microorganisms include like alga, archaea, bacteria, cyanobacteria, fungi, protozoa, viruses। ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इकोलाई, वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी और हार्मफुल भी है बहुत। रॉबर्ट हुक ने पहला इंसान था जिसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया था। हिस्ट्री में डिफरेंट ईराज प्रेजेंट है माइक्रोबायोलॉजी के, जैसे डिस्कवरी, ट्रांजिशन, गोल्डन एंड मॉडर्न ईरा। इनके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थिंग्स को डिस्कवर किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ईरा की। डिस्कवरी ईरा में एरिस्टोटल ने और अदर्स ने बिलीव किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डेवलप हुए हैं नॉन लिविंग मटेरियल से। 13th सेंचुरी में रोगन बैकन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जर्म और सीड माइन्यूट होती हैं जो वो भी डिजीज़ का कारण हो सकती हैं। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने डिस्क्रिप्शंस दिया था प्रोटोजोआ का, बेसिक टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था, ईस्ट को एल्गा के बारे में डिस्क्रिप्शंस दिए थे। ये फादर हैं बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी मीन्स जिसमें हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की, प्रोटोजोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रोटोजोआ की। 1676 में इन्होंने ऑब्जर्व किया था और डिस्क्राइब किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, एनिमलक्यूल्स, स्पेशली बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को के लिए टर्म एनिमलक्यूल्स दी थी। सेडिलोट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोब के लिए एक टर्म का यूज़ किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए 1878 में। उसके बाद आता है ट्रांजिशन ईरा। इसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट थे जो जैसे फ्रांसेस्को रेडी, जॉन निदम, लाज़ारो स्पेलेंज़े। फ्रांसेस्को रेडाई 1626 to 1697 में थे। इन्होंने बताया था कि जो मैकोट्स हैं वो अराइज नहीं होते हैं डिकेइंग मीट से जब वो कवर होता है। उसके बाद साइंटिस्ट आए थे जॉन निदम। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को सपोर्ट किया था। इन्होंने कहा था टाइनी ऑर्गेनिजम्स को एनिमलक्यूल्स भी कहते हैं। ये हैं जो अचानक से अराइज हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली मटन ग्रेवी पे। इन्होंने कवर किया था फ्लास्क को कॉर्क के साथ रेडी की तरह, लेकिन तब भी जो माइक्रोब्स है वो अपीयर हो गए थे मटन ब्रोथ पे। तो इन्होंने सपोर्ट किया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, कि अचानक से माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। फिर उसके बाद आता है लाज़ारो स्पेलेंज़े। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो एयर है वो कैरी करके लेके आती है अपने साथ जर्म्स को कल्चर मीडिया में। इन्होंने एक बॉइल्ड कर दिया था ब्रोथ को, लेकिन उसने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ को गिव राइज नहीं किया था, जिसका मतलब है कि एयर कैरी करके लेके आती है जर्म्स को। फिर उसके बाद आता है गोल्डन ईरा। इसके अंदर भी डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और वैसे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट थे जैसे लुईस पास्चर, जॉन टिंडल, लिस्टर, वोक्समैन, रॉबर्ट कोच, रिचर्ड बैटरी, एडवर्ड जेनर, ये सब इम्पोर्टेंट हैं इसके अंदर। सबसे पहले लुईस पास्चर, ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर थे। इन्होंने पॉइंटेड किया था कि
स्वान नेक शेप ट्यूब में कोई भी ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे डस्ट और जर्म्स ट्रैप्ड हो जाते हैं वॉल्स में कर्व्ड नेक की। लेकिन अगर नेक्स को टूट जाए किसी कारणवश या तोड़ दे तो जो डस्ट है वो फॉल होके फ्लास्क के अंदर गिर जाती है, जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ प्रेजेंट हो जाती है। फिर 1897 में पास्टर ने सजेस्ट किया था कि अगर हम हीटिंग कर देते हैं 62.8 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट के लिए बॉयल ना करके, तो वो सफिशिएंट है डिस्ट्रॉय करने के लिए अनडिज़ायरेबल ऑर्गेनिजम्स को बिना अपने प्रोडक्ट का टेस्ट रूइन किए। इस पूरे प्रोसीजर को पास्चर ने पॉस्चराइजेशन कहा था। उसके बाद इन्होंने लुईस पास्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो पास्चराइजेशन प्रोसेस इन्होंने अलग अलग डिस्कवरी की थी, जैसे कि प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन में, फिर उसके बाद फर्मेंटेशन, फिर अलग अलग वैक्सीन्स की डेवलपमेंट में इन्होंने इन्वेंशन की थी, जैसे रेबीज़ और एंथ्रैक्स। पास्चर ने डेमोन्स्ट्रेट की थी डिजीज़ सिल्कवॉर्म की जो सिल्कवॉर्म की डिजीज़ है वो एक प्रोटोजोआ पैरासाइट के उससे होती है, ये पास्चर ने बताया था। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी एरोबिक और एनारोबिक जैसी टर्म्स कॉइंड की हैं। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जर्मिनेशन थ्योरी को डिसअप्रूव किया है। इन्होंने बताया था कि जो एंथ्रैक्स है वो एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है और वो इन्होंने वैक्सीन प्रोड्यूस की थी डिजीज़ के लिए। ही डेवलप लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन डिजीज़ के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जॉन टिंडल। जॉन टिंडल ने डिस्कवर किया था हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, जिसको इन्होंने नाम दिया था एंडोस्पोर। ये जो एंडोस्पोर था, इस जो स्पोर्स होते हैं उनको किल करने के लिए नेसेसरी है कि हम लंबे समय तक या तो उनको बॉईल करें या उन्हें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करें जिससे कि वो किल हो जाए, जिससे स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने टिंडलाइजेशन नाम दिया गया था। टिंडलाइजेशन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर दिया गया था। उसके बाद साइंटिस्ट आए थे जॉन लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, जो कि 1827-1912 के बीच। ये फादर थे एंटीसेप्टिक सर्जरी के। लिस्टर ने कहा था कि जो वुंड इन्फेक्शंस है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होते हैं। उन्होंने डेवलप किया था इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने का मेथड ऑपरेशन थिएटर में कार्बोलिक एसिड मिस्ट एयर में स्प्रे करके, जिससे कि जो वहाँ पर माइक्रोब्स प्रेजेंट थे वो सारे के सारे एयर में डिस्ट्रॉय हो गए थे। उसके बाद साइंटिस्ट आए थे स्नो 1849 में। उन्होंने स्टडी की थी एपिडेमियोलॉजी की क्लोरा एपिडेमिक की एपिडेमियोलॉजी की स्टडी की थी स्नो साइंटिस्ट। ये आए थे 1849 में। फिर उसके बाद आए थे वॉन एरमैंजम 1896 में। इन्होंने डिस्कवरी की थी क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम की, जो कि कोज है बोटुलिज्म का। वोक्समैन ने डिस्कवर किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट कोच। इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे अपने, जो कि इम्पोर्टेंट हैं बहुत। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था बैक्टीरिया का रोल डिजीज़ में, कैसे बैक्टीरिया से डिजीज़ होती है। इन्होंने एक टेक्निक की बनाई थी जिससे कि आइसोलेट कर सकते हैं हम बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में। इन्होंने जिलेटिन का यूज़ किया था प्रिपेयर करने के लिए सॉलिड मीडिया, लेकिन जो जिलेटिन है वो एक आइडियल नहीं माना जाता है क्योंकि जिलेटिन एक प्रोटीन है जो कि काफ़ी सारे बैक्टीरिया कैपेबल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटियोलिटिक एक्सो एंजाइम जिलेटिनेज, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हाइड्रोलाइज कर देते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड में, इसीलिए इसको आइडियल नहीं माना जाता। और ये
25 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, इसीलिए हम जिलेटिन को आइडल नहीं मानते हैं। रॉबर्ट कोच ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो एंथ्रेक्स है वो बैसिलस एंथ्रेसिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, 4 पोस्टुलेट्स दिए थे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से सुनना। उन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट दिया था कि जो सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एवरी केस ऑफ डिजीज़ में, मतलब कि एक डिजीज़ हो रही है अगर वो अलग अलग उसको हो रही है तो वो एक ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हो रही है। जैसे फिर उसके बाद उन्होंने उनका सेकेंड पोस्टुलेट था कि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करके देखा। एक डेड एनिमल है जिसको डिजीज़ हो रखी है, तो उसके टिश्यू को आइसोलेट करके प्योर कल्चर में मेंटेन किया उसका। फिर उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट में वो जो प्योर कल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसमें उन्होंने ग्रोथ करवाई थी, उसको इनोकुलेट करके एक हेल्थी ससेप्टिबल एनिमल में इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेम डिजीज़ है वो रिप्रोड्यूस हो गई सेकंड एनिमल में जिसमें इंजेक्ट किया था। तो इससे हमें लास्ट पोस्टुलेट इसमें हमें पता चलता है कि जो आइडेंटिकल इसमें से जब आइसोलेट करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो हमें सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट होकर मिलता है जो कि हमने इनोकुलेट किया था। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं फेने एल्सेमियस हैसे। ये कोच के असिस्टेंटों में से एक थे। इन्होंने सबसे पहले अगार का यूज़ कल्चर मीडिया में प्रपोज किया था। इन्होंने बताया था कि जो अगार है वो बहुत सारे बैक्टीरिया इस पर अटैक नहीं करते हैं, ये जिलेटिन से बेटर है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है 96 डिग्री सेल्सियस और सॉलिडिफाइंग पॉइंट 40 to 45 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जिलेटिन का 25 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर के हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता था। उसके बाद आते हैं रिचर्ड पेट्री। 1887 में इन्होंने डेवलप की थी पेट्री डिश प्लेट। ये एक कंटेनर होता है ग्लास लाइक सॉलिड कल्चर मीडिया के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक वगैरह लैब में इसको यूज़ करते हैं हम, ताकि अपने अगार प्लेट भी कहते हैं इसको, इसमें हम अगार वगैरह को काम करते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाते हैं। उसके बाद आए थे एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट। इन्होंने सबसे पहले प्रिवेंट किया था स्मॉल पॉक्स को और इन्होंने डिस्कवर किया था टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जेनर एंड फ्लेमिंग बोथ साइंटिस्ट आर इम्पोर्टेंट। फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन है जो वो किससे होती है, पेनिसिलियम नोटेटम से, जो कि डिस्ट्रॉय कर देती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी। नेक्स्ट पॉल आर्लिक जो कि 1920 में आए थे। पॉल आर्लिक ने डिस्कवर किया था ट्रीटमेंट साइफिलिस का आर्सेनिक को यूज़ करके। इन्होंने टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन्स की स्टडी की थी क्वांटिटेटिव टर्म में और बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन की फाउंडेशंस की नींव बनाई थी। बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशंस की नींव बनाई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज बैक्टीरिया वायरसेस फंजाई एल्गाई के बारे में किसने क्या क्या किया। हैंसन नाइजर ओक्सन लेफ्लर रॉक्सवेर्सिन इन सब की डिस्कवरी। हैंसन लिप्रोजी बैसिलस, नाइजर ने गोनोकोकस, ओचेचोन ने स्टेफाइलोकोकस, स्लोइफर ने डाइप्थीरिया बैसिलस, रोक्सियर्सिन ने डाइप्थीरिया टॉक्सिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी की थी डिफरेंट ईयर्स में। उसके बाद वायरसेस के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बेजरनिक साइंटिस्ट ने वायरस टर्म
यूज़ की थी फिल्ट्रेबल इन्फेक्शियस एजेंट्स के लिए। पास्चर ने रेबीज़ वैक्सीन डेवलप की थी। गुड पास्चर ने कल्टीवेशन किया था वायरसेस का चिकन में। चार्ल्स चैम्बरलैंड ने कंस्ट्रक्ट किया था एक पोर्सलेन बैक्टीरियल फिल्टर। फोर्ट डी हैरेटलेन ने बैक्टीरियोफेजिस को डिस्कवर किया था। और उसके बाद एडवर्ड जेनर ने डिस्कवरी की थी वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। चार्ल्स चैम्बरलैंड थे जो एक लुईस पास्चर के वन ऑफ द एसोसिएट्स में से एक थे। उसके बाद आता है लास्ट मॉडर्न ईरा। डिफरेंट साइंटिस्ट को नोबेल प्राइजेस मिले थे उनके अलग अलग कंट्रीब्यूशंस के लिए। इसमें से मैट्सकिनॉफ फैगोस ने 1908 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फैगोसाइटोसिस के कंट्रीब्यूशन के लिए। फैगोसाइटोसिस फैगो मीन्स एनगल्फ करना किसी भी चीज़ को, जैसे माइक्रोब्स को। रोनाल्ड रोज ने मलेरिया, रॉबर्ट कोर्स को टीबी की वजह से, मैक्किनॉफ को फैगोसाइटोसिस की वजह से, फ्लेमिंग को पेनिसिलिन डिस्कवरी की डेवलपमेंट के लिए 1945 में। वॉटसन एंड क्रिक ने 1962 में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल दिया था। 1968 में योली खुराना ने जेनेटिक कोड को कंट्रीब्यूशन किया था। 1997 में प्रूजनर ने प्रायोन्स की तरफ कंट्रीब्यूट किया था। 2002 में ब्रेनर हैरविट्ज ने जेनेटिक रेगुलेशन, ऑर्गन डेवलपमेंट और सेल डेथ में कंट्रीब्यूट किया था। इसमें मैट्चिनॉफ, वॉटसन, क्रिक मॉडल, फ्लेमिंग, दीज आर इम्पोर्टेंट। एली मैट्चिनॉफ कई बार एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है। इन्होंने बताया था कि कुछ ब्लड ल्यूकोसाइट्स होती हैं जो फैगोसाइटाइज कर लेती है और डिस्ट्रॉय कर देती है बैक्टीरियल पैथोजेंस को। ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस जैसे कि एनगल्फ कर लेती है बैक्टीरिया को। कोई डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया होता है तो उसे एनगल्फ कर लिया, तो जिसकी वजह से इन सेल्स को क्या कहा जाता है, फैगोसाइट्स, और इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। एमएससी एग्ज़ाम्स में, बीएससी एग्ज़ाम्स में ये टर्म कई बार एग्ज़ाम्स में आ जाती है। आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है माइक्रो बायो हब विद निधि। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।